चलो भाई आ जाओ, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स। वेक्टर्स ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूरी फिजिक्स में चलेगा ये, कहीं पे भी चले जाना, किसी भी टॉपिक में चले जाना, कहीं ना कहीं तो आ ही रहा होगा ये। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले देखो वेक्टर क्या चीज है, सभी को पता है क्या है। A quantity which has magnitude as well as direction। सिंपल, कोई फर्क नहीं इसमें, कोई किसी को डाउट नहीं है ना कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और डायरेक्शन होना या डायरेक्शन का इम्पैक्ट होना। इम्पैक्ट मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है कि उसके अंदर कोई डायरेक्शन लगी हुई है, ऐसी कोई चीज, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डायरेक्शन वहां पे इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगी तुम्हारी फोर्स। ठीक है, और भी अगर हम बेसिक्स में चले जाएं, बिल्कुल ही अगर मैथमेटिक्स टर्म्स में देखें तो देख, सबसे बेसिक में अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले हमने पढ़ी होगी लाइन। ठीक है, हमने क्या पढ़ी है? लाइन। अगर हम दो पैरामीटर के ऊपर बात करें, जो अभी हमने बात की, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो क्या लाइन के पास मैग्नीट्यूड होता है? नहीं, हमें नहीं पता कितनी लंबी है। लाइन के पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, मतलब अनंत तक है वो। ठीक है, कहां से आ रही है कहां जा रही है हमें नहीं पता, तो इट डजंट हैव एनी मैग्नीट्यूड। इसी को डायरेक्शन कहां से आई, इधर से आ रही है इधर से आ रही है, हमें नहीं पता चल रहा, तो ना ही इसके पास कोई डायरेक्शन। उसके बाद बात करें लाइन सेगमेंट। जैसे एक लाइन है, उसके अंदर हमने दो ऐसे स्टॉप बनाए जिसकी हमें लेंथ पता है, जिसकी हमें क्या पता है? लेंथ पता है। अब लेंथ पता है तो इसका मतलब क्या पता है? मैग्नीट्यूड पता है। लेकिन अभी भी मेरे को ये नहीं पता कि मैं ए से बी जा रहा हूं या बी से ए जा रहा हूं। ठीक है, मेरे को नहीं पता कि मैं ए से बी जा रहा हूं या फिर मैं बी से ए जा रहा हूं। तो इस केस में दिस लाइन सेगमेंट हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। अब एक थर्ड कैटेगरी आती है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब अब एक सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं ए से बी, जिसमें मैंने बताया कि मैं ए से बी जा रहा हूं या फिर मेजर कर रहा हूं। समझ में आया? ठीक है, तो इसके बाद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर इज बेसिकली व्हाट? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मैथमेटिक्स की टर्म्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स की टर्म्स में क्या है ये? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, वेक्टर इज व्हाट? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लिखो ये, आगे देखिए, आगे लिखे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, हेडिंग डाल लें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक वेक्टर बनाया और मैं बोल रहा हूं कि मैं ए से बी और डायरेक्शन मेरी क्या है? ये। ठीक है, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब ये वेक्टर है। अब इसको किस किस तरीके से डिनोट करते हैं? अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए टू बी, ऐसे। दिस इज हाउ वी राइट अ वेक्टर, ए बी वेक्टर। कैसे बोलेंगे इसको? ए बी वेक्टर। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी मिलेगा, एक स्मॉल ए ऐसे, वो भी क्या है? एक वेक्टर की नोटेशन। ठीक है, या तो मैं ऐसे लिख दूं या फिर मैं ऐसे लिख दूं। ठीक है, एक ही बात। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि एक ए वेक्टर है जो ए से बी की तरफ है, जो ए से बी की तरफ है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अच्छा, अगर ए से बी में गया तो इसको मैं कैसे लिख दूं? अब या तो मैं देखो इसको ऐसे लिख लूं या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूं। ऐसे करते हैं, ये गलत है, ये क्या है? गलत। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ए से बी जा रहे थे तो ए बी लिख दिया और बी से जा रहे थे तो ऐसे डायरेक्शन लिख दिया। ऐसे फिर तो तुम अगर ऐसे जा रहे हो तो फिर कैसे लिखोगे? ऐसे।
ये 60 डिग्री पे है ना, और 120 ये ऐसे, यही खेलते रहोगे ना, ऐसा नहीं होता। हमेशा वेक्टर जो लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट, कैसे लिखा जाएगा, लेफ्ट टू राइट। तो बी, अब इस फॉर्म में कैसा है, बी से ए, क्या है ये, बी से ए, तो बी से ए ऐसे, वेक्टर बी ए, क्या है ये, वेक्टर बी ए, ये चीज समझ में आई, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट ही रहेगी, उल्टी या इधर उधर नहीं जाएगी, ठीक है भाई, ये लिख लिया, ओके। आगे लिखें, इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हमने बोला ना वेक्टर के पास क्या चीज है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो ये एक प्योर फॉर्म है वेक्टर को लिखने की, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर मेरे को अलग से सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो वो मैं कैसे लिखूंगा, उसको लिखने का तरीका देखें, मॉड ए बी वेक्टर, या फिर अकेला मैं अगर ए बी लिख दूं विदाउट वेक्टर नोटेशन, तो इसका मतलब क्या है, वो मैग्नीट्यूड, उसका मतलब क्या है, वो मैग्नीट्यूड। ऐसे ही अगर ये सिंगल अल्फाबेट होता ए, इसका मैग्नीट्यूड लिखो तो ऐसे, लेकिन अगर मैंने सिंपल ए ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब ध्यान रखना, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होगा ए बी बोल्ड करके, इसको बोल्ड कर देगा, इसको क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। बोल्ड करते ही इसका मतलब क्या है कि वो वेक्टर लिख रहा है, किसी किसी बुक में लिखा होता है ऐसे, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो बोल्ड करके लिख दे ए बी तो इसका मतलब वो वेक्टर नोटेशन है उसकी, ये चीज समझ में आई, ठीक है, लिख लो एक बार ये। चलो, तो हमने सीख लिया कि किस तरीके से वेक्टर को दिखाते हैं, लिखते कैसे हैं, ये चीज समझ में आ गई। आगे लिखो टाइप ऑफ वेक्टर्स, आगे लिखें टाइप ऑफ वेक्टर्स, लिखें सबसे पहले कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर्स वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब देखिए कोप्लेनर वेक्टर क्या है, जैसे मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है, ये प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है। अगर जैसे एक ये वेक्टर लिखा मैंने, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, एक कहीं यहाँ पे है एक बी वेक्टर, और कहीं यहाँ पे मैंने लिख दिया सी वेक्टर, ऑल दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर। अगर मैं एक वेक्टर इस प्लेन में ले आता है यहाँ पे, ठीक है, बाहर वाले प्लेन में, तो क्या ये वेक्टर इस इन वेक्टर्स के प्लेन में है, नहीं, तो ये वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। लेकिन ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में मेंशन्ड है, तो ये कैसे है, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। आगे लिखो, आगे लिखो को इनिशियल वेक्टर, आगे लिखें को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जो एक पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से क्या होते हैं, ओरिजिनेट, जैसे कि ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर निकला ए, यहां से एक वेक्टर निकला बी, यहां से एक वेक्टर निकला सी, ऑल दीज 3 वेक्टर्स आर व्हाट, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, समझ में आ गया। आगे लिखें को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर्स, को टर्मिनस वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एंड एक ही पॉइंट पे हो जाए, ऐसे वेक्टर्स जो एंड क्या हो जाए, एक ही पॉइंट पे हो जाए। जैसे कि मैंने इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। ये वेक्टर कैसे हैं, को टर्मिनस, कैसे है ये, को टर्मिनस। आगे लिखे पैरेलल वेक्टर्स, आगे लिखे पैरेलल वेक्टर, नाम से पता चल रहा है, ऐसे दो वेक्टर जो क्या हो, फिर आगे लिख ले एंटी पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट, डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट। फिर आगे लिखे स्टार करके कोलिनियर वेक्टर, स्टार करके लिखना है इसको, कोलिनियर वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स
जो एक ही लाइन में आ जाए, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में आ जाए वो कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे देखो क्या है, मैं ये बोल रहा हूं, ये जो ऐसे मान ले ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो ये भी नॉर्थ से साउथ जा रहा है। मान ले ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो ये भी नॉर्थ से साउथ जा रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीजें हैं, दोनों क्या है, सेम चीजें। बेसिकली जब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, पैरेलल लाइन और कोलिनियर लाइन में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वहीं से रेफरेंस करके बोल रहा है। लेकिन वेक्टर्स के केस में, वेक्टर्स के केस में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन से मतलब है, वो कहाँ पोजीशनड है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी वेक्टर की पोजीशन को उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। ऐसा क्यों है, देखो ऐसा समझना क्यों है, क्योंकि कई बार क्या, अभी तेरे को आगे क्वेश्चन आएंगे, देख किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तेरे पास कि एक ऐसे है, कोई एक बंदा गया ऐसे, फिर चला गया ऐसे, और फिर चला गया ऐसे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तेरे पास। उनको सोल्व कैसे करते हैं हम, उनको क्या करते हैं, इसको उठा के यहां रख दो, इसको उठा के यहां रख दो। ये कैसे कर पाए हम, अगर मैं इसको उठा के यहां पे रख सकता था तो फिर उनको भी शिफ्ट कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इसकी डायरेक्शन से मतलब है, ये डायरेक्शन यहां से बता रहा है या यहां से बता रहा है, एक ही बात है। ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ बता रहा है, लेट्स से ऊपर इज नॉर्थ, ठीक है, तो ये यहां से बताया यहां से बताया, एक ही बात है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो वेक्टर्स के केस में कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर्स आर सेम, कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर्स आर सेम, ठीक है, इसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तेरे दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे ओरिजिन पे कैसे लिया है इसको, क्योंकि मैं पैरेलल को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे लिखें, नेक्स्ट लिखें इक्वल वेक्टर्स, नेक्स्ट लिखें इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। ऐसे ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम। जैसे मान लो मैंने एक ए बी बनाया, लेट्स से नॉर्थ से साउथ 3 मीटर का, ठीक है, और मैंने एक और वेक्टर बनाया, लेट्स से दिस इज ए बी, वो सेम है नॉर्थ से साउथ 3 मीटर का ही है, और वो है सी डी, ठीक है, डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। आगे लिखें नेगेटिव वेक्टर, आगे लिखें नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, अच्छा देख, वेक्टर के अंदर दो चीजें हैं, एक तो डायरेक्शन और एक दूसरा क्या, मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। याद है मॉडुलस क्या था, ठीक है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव होगा क्या फिर, डायरेक्शन, नेगेटिव होगा क्या, डायरेक्शन। तो ध्यान दे, इधर ध्यान दे पहले, अगर मान लो एक ए बी वेक्टर मैंने ऐसे लिखा, मान लो एक ए बी वेक्टर मैंने ऐसे लिखा, ये क्या कह रहा है कि एक वेक्टर है जो ए से बी जा रहा है, एक वेक्टर है जो ए से बी जा रहा है। अगर मेरे को बी से ए देखना है तो इसकी डायरेक्शन तो उल्टी हो गई, ये कैसा बन गया, बी ए, दिस इज व्हाट, बी ए। तो ए बी और बी ए के अंदर डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो दोनों एक ही लाइन के थे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक ए बी लिख दिया एक बी ए लिख दिया, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क देखो क्या है, ये इसका नेगेटिव है, तो बेसिकली ए बी वेक्टर इज माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड नहीं है, ये माइनस जो आया है उसकी डायरेक्शन की वजह से आया है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जब भी हम वेक्टर्स के अंदर माइनस लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है।
चलिए आगे लिखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर समझना सिंपल है। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। अब ये आया कहां से देख। मान ले तेरे पास एक वेक्टर है ए। मान ले तेरे पास एक वेक्टर है ए, ऐसे लिख दिया, चलो ऐसे लिखते हैं। मान ले तेरे पास एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये। इस वाले के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इस वाले के पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। इस वाले के पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको, किसको? ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो इसके मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ डायरेक्शन। सिर्फ क्या? डायरेक्शन। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। और इसको एक स्पेशल नोटेशन दी जाती है जिसको बोलते हैं कैप। जिसको बोलते हैं कैप। इट इज कॉल्ड ए कैप। अगर मैं कहीं पे भी लिख दूं कैप तो उसका मतलब क्या है? वो यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है? वो यूनिट वेक्टर। अगर मैं लिख दूं ए बी ऐसे तो इसका मतलब क्या है? ए बी इज ए यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये दे देगा। तो ये चीज समझ में आई? यूनिट वेक्टर है। एक बार यहां तक लिखो जो मैंने लिखवाया। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर which has unit magnitude, which has unit magnitude and direction is in the same direction of original vector, ठीक है। अब ये काम कहाँ आता है? ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, क्यों बनाया हमने ये? ठीक है, देखो इसको समझो। देखिए मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर ए है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड मान ले 5 मीटर है, मान ले, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो इसका जो ए कैप होगा वो क्या दे रहा होगा? डायरेक्शन। कहां से कहां तक की? ए से बी की। ए से बी की। अब मान लो मेरे को कोई एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो और डायरेक्शन कहां हो? ए से बी। डायरेक्शन कहां हो? ए से बी। तो मैं क्या करूं? इस यूनिट वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को जो वेक्टर मिलेगा ना वो कहां से कहां मिलेगा? ए से बी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3। ठीक है, हाँ, वटएवर, जो भी मीटर किलोमीटर वो जो भी दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन 5 इज ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमने इससे क्या किया? यूनिट वेक्टर निकाला। यूनिट वेक्टर आ गया ए कैप। ए कैप को 3 से मल्टीप्लाई किया, जो ये वेक्टर बना ना, इस वेक्टर के डायरेक्शन कहां से कहां है? ए से बी। ए से बी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3। ये चीज समझ में? एक और चीज समझो, अगर मैं बोल रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो मैं कैसे लिखूं? ए कैप का मैग्नीट्यूड इज 1। ए कैप का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। लिख लिया? अब देखो एक चीज और समझो, यूनिट वेक्टर के अंदर देखो, कवर करते हैं उस चीज को भी। अब देखो जब हमें ये समझ में आया ना कि ये यूनिट वेक्टर बड़ा काम का है तो फिर हमने कुछ स्टैंडर्ड बना लिए। कैसे स्टैंडर्ड बना लिए? देखो तो समझ, ऐसे समझ, ये ठीक है, ये मान ले मेरी एक्स एक्सिस, ये है मान ले मेरी वाई एक्सिस, और ये मान ले मेरी जेड एक्सिस। मेरा पॉइंट कहां पे है? मेरा पॉइंट है ये। मेरा पॉइंट कौन सा है? कॉर्नर में। ठीक है, अब सोच इस पॉइंट की डिस्टेंसेस देखो कहां से कहां तक है। एक सेकंड, इसको ठीक कर लेना। मान ले ये ओरिजिन है तेरा, ठीक है, मान ले ये ओरिजिन है,
और रीजन से बताओ कि x में ये कितना दूर है। इसकी दूरी कैसे बनाएंगे x में? देखो ना, ऐसे समझो, ऐसे मैं डायगोनल नहीं बात कर रहा हूं मैं। x में कितना है ये, y में कितना है और z में कितना है। देखो जो ये है, जो ये डिस्टेंस है वो z में है इसका, ठीक है। तो ये हो गया z का डिस्टेंस, ठीक है, z, ठीक है। ये कहां तक, यहां तक, ये यहां तक, कहां तक है, ये x डिस्टेंस है इसका। और ये ऊपर में ये क्या है इसका, y डिस्टेंस। ये क्या है इसका, y डिस्टेंस। तभी तो ये कोऑर्डिनेट क्या है इसके, x, y, z। तब ये डिस्टेंसेस क्या है इसके, x, y, z। अगर ये ऐसा है, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो सोच कि मैं एक काम करता हूं, इस ये x क्या है बेसिकली, मैग्नीट्यूड भाई, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये z क्या है, मैग्नीट्यूड। और ये y क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। अब अगर हम स्टैंडर्ड बना लें कि जो भी x डायरेक्शन में होंगे उसको, उसकी जो डायरेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे i कैप। अब ये i क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ये i क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं xi, या फिर मैं कभी लिख दूं 5i, तो तेरे को क्या समझ में आया कि ये x एक्सिस में 5 यूनिट की लेंथ है। ये क्या है, x एक्सिस में 5 यूनिट की लेंथ। सिमिलरली z के लिए मैं लिखता हूं k कैप, और y के लिए होती है j कैप। x के लिए i, y के लिए j, और इसके लिए k। अगर मैंने कहीं पे ऐसे लिख दिया 3i 5j 7k, इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट x में कितना है, y में कितना है, और j में कितना है। समझ में आया, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो दिस इज, ये जो है ना, ये i j k, ये स्टैंडर्ड हमने बना दिया। दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये x एक्सिस के अलोंग, ये y एक्सिस के, और ये z एक्सिस के, ठीक है। इसको लिखें, क्वेश्चन लिखो। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक m1 और दूसरा क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ना वो r है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। और जो फॉर्मूला है वो होता है प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओ तो मिलेगा तेरे को f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। क्या ये फोर्स है, क्या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो तुम्हें इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो तुम्हें क्या लिखनी है, इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। ऑप्शंस ले, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या क्या है देखिए। 1, बताइए तो ऑप्शन क्या होगा। हमें इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है, हमें इसकी क्या लिखनी है, वेक्टर फॉर्म। अच्छा तुम्हें ये पता है F12 F21 कैसे पढ़ते हैं, पता है किसी को। अच्छा चलो सुनो, F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे पढ़ा जाता है। अगर कहीं लिख दो ऐसे FAB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FCD, फोर्स ऑन C ड्यू टू D, ऐसे पढ़ना है। इसमें कैसे पढ़ना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब बता कौन सा ऑप्शन आएगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आइए देखिए, देखो ये कह रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स लग रही है, और ये फोर्स कैसे होती है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो डायरेक्शन किधर है, इधर। सोच के देख, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको खींच रहा है अपनी तरफ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन होगी, कहां से कहां होगी, R12, क्या होगी डायरेक्शन भी, R12, ये चीज समझ में आ गई। दिस इज द डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन को मैं मान लेता हूं ऐसे कि मेरे को ये यूनिट दे रही है, ठीक है। अब फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें, मैंने बोला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो पहले तो दो ऑप्शन खत्म हो गए, ये वाला और ये वाला, तो ये खत्म हो गया। कौन से वाला, दूसरा और चौथा तो खत्म।
ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वैसे तो खत्म नहीं हुआ है, अभी देखना आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे F21 है और यहाँ पे R12 है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये भी खत्म हो गया, बचे ये दोनों, बचे ये दोनों। जी तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इस मैग्नीट्यूड को मेरे को क्या देनी है? डायरेक्शन। तो मैं डायरेक्शन दे दी, तो मैंने क्या दे दी? डायरेक्शन दे दी। बना कोई आंसर? अभी भी नहीं बना। ठीक है, क्योंकि देख यहाँ पे जो दो ऑप्शन मेरे पास है उसमें तो वेक्टर लगा हुआ है, और ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर होता क्या है बेसिकली? देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है? R12 कैप का मतलब क्या है कि R12 वेक्टर डिवाइड बाय इसका ही मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना है? R। मैग्नीट्यूड कितना है? R। तो जब मैं इसकी जगह पे इसको लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा? G m1 m2 अपॉन में R क्यूब इंटू में R12 का वेक्टर। ये मेरा सही है। समझ में आया हमने कैसे ऑब्जर्व किया इसको? ये हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? आगे लिखो। ये भी अच्छी बात है। अरे आगे लिखो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स लिखे। यहां पे मैं क्या समझाना चाहता हूं तुम्हें कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे मेजर करते हैं। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है, और एक वेक्टर मान ले कहीं यहाँ पे है ऐसे। तो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये मान लेते हैं ओरिजिन। तो जो एंगल लिया जाता है सबसे पहले लिखें इसमें, ये है थीटा। दिस इज अ थीटा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, और ये हमेशा डाइवर्जेंट पॉइंट पे होता है। कैसे होता है? डाइवर्जेंट। जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज करें, जिस पॉइंट से वो क्या करें? डाइवर्ज, वहां पे तेरे को एंगल लेना है। जैसे कि ये तो एक एग्जांपल है थीटा का। एक ऐसे देख कि एक ए वेक्टर ऐसे है और एक बी वेक्टर ऐसे है। क्या ये पॉइंट डाइवर्जेंट है? नहीं, इसको डाइवर्जेंट बनाना पड़ेगा। कैसे? इसको आगे एक्सटेंड करो। इसको क्या करो? आगे एक्सटेंड। अगर मान ले तेरे को यहाँ पे थीटा दे रखा था, तो तेरे को ये थीटा नहीं लेना, तेरे को ये थीटा नहीं लेना। कौन सा लेना है? इसको आगे बढ़ाओ और ये बी वेक्टर ऐसे करके ये जो आएगा 180 माइनस, दिस इज योर एक्चुअल थीटा। दिस इज योर एक्चुअल थीटा। ठीक है, समझ में आया? अब मान ले जैसे कि इस तरीके समझ, ऐसे ए और बी के बीच में एंगल बताए। शाबाश, 120। ए और बी के बीच में बताना है। ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? 60 या 120? 60। क्योंकि हम देखो ये डाइवर्जेंट पॉइंट नहीं है, इसको एक्सटेंड करें आगे। जब ये आगे की तरफ एक्सटेंड होगा तो ए आएगा यहाँ पे, तो ये कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो एक्चुअल में 60 डिग्री इज योर आंसर। एक्चुअल में 60 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई?